गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद की। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद। यहाँ पे प्लेटो के साम्यवाद को पढ़ने से पहले अपन साम्यवाद क्या है इसके बारे में बात करेंगे कि साम्यवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। इन दोनों के बारे में अच्छे से अपन अगर इनको क्लियर कर लेते हैं तो प्लेटो के साम्यवाद को समझने में आसानी रहेगी। तो अपन यहाँ पे समाजवाद और दूसरी विचारधारा है साम्यवाद। साम्यवाद और समाजवाद दोनों ही विचारधाराएं व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देती हैं। दोनों ही विचारधाराएं व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देती हैं। अब ये दूसरी नंबर की जो समानता है वो है, अगर यहाँ पे समाज को अधिक महत्व देती हैं दोनों ही विचारधाराएं, तो ये किसकी बात करती हैं? समानता की। यानी समाज में क्या होनी चाहिए? समानता। समाजवाद भी समानता की बात करता है और साम्यवाद की समानता की बात करता है। अब दोनों विचारधाराओं में ये जो समानता है इसको स्थापित करने में थोड़ा सा अंतर है। समाजवाद क्या मानता है? समाजवाद का ये मानना है कि जो समाज में समानता है वो समानता स्थापित करने के लिए अपने को राज्य का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? राज्य का। राज्य ऐसे नियमों का, ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे समाज में स्थापना हो सके। अगर समाज में स्थापना करनी है तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, ये समाजवादी की कल्पना है। लेकिन समाजवाद ये कह रहा है कि जो समानता है, समानता को स्थापित करने के लिए राज्य का सहारा लेना पड़ेगा। अब नंबर 3 यहाँ पे जो समाजवाद की बात करते हैं, ये समानता स्थापित हो गई, व्यक्ति की जगह समाज को महत्व दे दिया। अब ये समानता स्थापित होने के बाद में क्या होगा? ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और उसको कार्य के अनुसार क्या दिया जाएगा? वेतन। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और कार्य के अनुसार वेतन प्राप्त करेगा। ये यहाँ पे 3 अपन बिंदु की चर्चा करी। लेकिन ये जो साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा क्या कह रही है? साम्यवादी विचारधारा का समानता तो स्थापित करना चाहती है, लेकिन समानता कैसे स्थापित करना चाहती है? ये कह रही है कि आज तक का जितना भी इतिहास रहा है, आज तक का अब जितना भी ज्ञात इतिहास रहा है, उस इतिहास में 2 वर्ग रहे हैं। साम्यवादी विचारधारा का मानना है कि आज तक का जितना भी ज्ञात इतिहास अपने को पता है उसमें 2 वर्ग रहे हैं। एक शोषक वर्ग रहा है और दूसरा शोषित वर्ग रहा है। शोषक वर्ग के पास में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, यानी जमीन है या आपके पास कल कारखाने हैं, सारा स्वामित्व किसके पास में है? शोषक वर्ग में। कार्ल मार्क्स ने इसके लिए टर्म यूज़ किया था बुर्जुआ वर्ग, है ना। इसको वर्तमान में अपन कह सकते हैं इलीट्स क्लास, है ना, इलीट बुर्जुआ वर्ग। और ये जो शोषित वर्ग है इसको नाम दिया सर्वहारा वर्ग, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में है ना, यानी कि बहुसंख्यक है, सर्वहारा वर्ग। ये बुर्जुआ वर्ग, शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। तो ये साम्यवादी विचारधारा का मानना है कि 2 वर्ग रहे हैं और उन वर्गों के कारण ही क्या रहा है? समाज में असमानता रही है। अगर ये समानता स्थापित करनी है तो ये जो शोषित वर्ग है इसको क्या होना पड़ेगा? एक होना पड़ेगा। और जो शोषक वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है उसके खिलाफ क्या करनी पड़ेगी? क्रांति। यानी क्रांति के माध्यम से स्थापना हो सकती है समानता की। ये क्रांति करेंगे और उस क्रांति के बाद में ये जो पूंजीपति वर्ग है, ये पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा। जब पूंजीपति वर्ग समाज में रहेगा ही नहीं तो क्या स्थापित हो जाएगी? समानता। यानी साम्यवादी विचारधारा का मानना है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन क्या होगा? समाज होगा। ना तो वर्ग होगा
और ना ही राज्य होगा। समाजवाद यहाँ पे क्या करता है, समाजवाद राज्य का सहारा लेता है, समानता की स्थापना करना चाहता है, समाज को महत्व देता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम लेना है और काम के अनुसार ही उसको वेतन देना है। लेकिन यहाँ पे ये समानता की बात करता है, समाज को महत्व देता है, लेकिन जो समानता स्थापित करनी है वो कैसे करनी है, क्रांति के द्वारा। यानी क्रांति होगी, और क्रांति क्यों होगी, क्योंकि समाज में अब तक कितने वर्ग रहे हैं, 2 वर्ग रहे हैं, और इन्हीं 2 वर्गों में एक शोषक वर्ग रहा है, दूसरा शोषित वर्ग रहा है। ये शोषक वर्ग ने इसने हमेशा शोषित यानी बहुसंख्यक वर्ग का या सर्वहारा वर्ग का शोषण किया है। इस सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर के इन पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति करनी पड़ेगी, और उत्पादन के जो साधन हैं उनका स्वामित्व अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो समाज में क्या स्थापित हो जाएगी, समानता स्थापित हो जाएगी। और उस समानता के बाद में क्या होगा, उस समानता के बाद की जो साम्यवाद की जो व्यवस्था है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा, अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण क्षमता से काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यहाँ अपन एक उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति 10 घंटे, अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे काम कर सकता है तो उससे जो साम्यवादी विचारधारा वो कह रही है कि 10 घंटे काम लेंगे, अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 6 घंटे में हो रही है तो उसे वेतन कितना देंगे, 6 घंटे का। यानी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर 6 घंटे के काम से ही हो रही है तो अपन उसको वेतन 6 घंटे का देंगे, लेकिन काम कितना लेंगे, 10 घंटे का। तो यहाँ पे मोटा मोटा अपन ने अंतर की बात कर ली और दोनों की समानता की बातें कर ली। अब बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की। यानी पश्चिम के अंदर प्लेटो एक पहला विचारक माना जाता है जिसने साम्यवाद की, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में प्लेटो पहला दार्शनिक राजनीतिक विचारक है जिसने साम्यवाद की बात करी। और प्लेटो के जो साम्यवाद है उसको 2 प्रकार में 2 भागों में बांटा उसने। पहला उसने बांटा संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा उनका है परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद। यहाँ अपन ने इस जो साम्यवाद की टर्म है उसको समझ लिया। और अब ये संपत्ति का साम्यवाद और परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद की बात कौन करता है, प्लेटो करता है। पश्चिम में एक पहला विचारक हुआ प्लेटो जिसने किसकी बात करी, साम्यवाद की। अब संपत्ति का साम्यवाद यानी कि प्लेटो निजी संपत्ति जो है, निजी संपत्ति को अंत करने की बात करता है प्लेटो। प्लेटो की जो विचारधारा है उसका मेन टारगेट क्या है, निजी संपत्ति का अंत करना। प्लेटो का मानना है क्योंकि निजी संपत्ति है उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है ना, और एक दूसरे के प्रति इसमें द्वेष भावना पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति इस प्रकार के अवगुण होंगे तो वो क्या करेगा, राज्य में किसी प्रकार की समानता स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो किसके लिए है, बेसिकली संरक्षक वर्ग के लिए, यानी संरक्षक वर्ग है। यहाँ पे प्लेटो 3 वर्ग मानता है अपने राज्य में। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राज्य को ख़त्म करने की बात नहीं करता। प्लेटो राज्य में 3 वर्ग मानता है। एक वो शासक वर्ग मानता है, दूसरा वो सैनिक वर्ग मानता है, और तीसरा वो उत्पादक वर्ग मानता है। और तीनों के अलग अलग गुण मानता है। इसमें विवेक की प्रधानता है, इसमें साहस की प्रधानता है, और यहाँ पे इसमें किसकी प्रधानता है, संयम की है, या इसको अपन संयम या वासना या क्षुधा भी कह सकते हैं, है ना। तो ये इसमें उत्पादक वर्ग में मानता है। जो प्लेटो का साम्यवाद है वो किसके लिए, सिर्फ सैनिक वर्ग के लिए और शासक वर्ग के लिए। यानी निजी संपत्ति का अंत करना प्लेटो की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। और वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति के पास जब संपत्ति आ गई तो उससे वो ईर्ष्यालु हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, और फिर वो राज्य की जो अपने उद्देश्य हैं उनको पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए निजी संपत्ति का अंत होना चाहिए। निजी संपत्ति के अंत के साथ ही वो क्या कर रहा है, परिवार भी नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन निजी संपत्ति कौन रख सकता है, उत्पादक वर्ग। यानी उत्पादक वर्ग जो है वो निजी संपत्ति रख सकता है। और जो जितने भी उत्पादन के कार्य हैं उनका नियंत्रण लेकिन किसके हाथ में होगा, राज्य के हाथ में। प्लेटो यहाँ पे उनको स्वच्छंद रूप से संपत्ति रखने का अधिकार नहीं देता। यहाँ तो दे ही नहीं रहा है। यहाँ तो वो कह रहा है कि
शासक और सैनिक वर्ग तो संपत्ति रखेंगे ही नहीं। जब संपत्ति नहीं रखेंगे तो संपत्ति कौन रखेगा? उत्पादक वर्ग रखेगा। उत्पादक वर्ग संपत्ति रखेगा और उत्पादक वर्ग इनकी जितने भी पुरस्कार स्वरूप इनको क्या देगा? वेतन देगा। कौन देगा? उत्पादक वर्ग देगा। सैनिक और शासक वर्ग को उनके पुरस्कार स्वरूप उनकी सेवाओं के कार्यों के अनुरूप उनको क्या देगा? अपनी पुरस्कार स्वरूप उनको सैलरी देगा। और वो सैलरी संपत्ति कितनी होगी? जिससे उनका जीवन चल सके, यानी कि उनकी आवश्यकताओं से ज़्यादा उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उतनी सैलरी मिलेगी जितनी वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये जो उत्पादक वर्ग है ये संपत्ति रख सकता है, लेकिन संपत्ति का जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में होगा? राज्य के हाथ में। यानी वो अनलिमिटेड या असीमित संपत्ति नहीं रख सकता। यानी उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन साधनों का स्वामित्व किसके हाथ में होगा? यानी राज्य के हाथ में। राज्य के द्वारा नियंत्रित होंगे। संपत्ति कैसे अर्जित की गई, यानी कि संपत्ति का अर्जन का भी देखेगा राज्य कि संपत्ति जो है वो कहीं गलत नीतियों से तो नहीं अर्जित की गई, कहीं अधिक ब्याज लेकर के तो नहीं मतलब उसने अर्जित करी। तो यहाँ पे कंट्रोल राज्य का रहेगा। संपत्ति का जो अधिकार है वो उत्पादक वर्ग में रहेगा। उत्पादक वर्ग सैनिक और शासक वर्ग को उतना ही देगा जितनी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और ये जो शासक वर्ग है वो क्या है? सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेंगे और जो बैरक हैं, सार्वजनिक बैरक हैं जिनमें सैनिक लोग रहते हैं, उन बैरकों में वो रहेंगे। उनकी एक ड्रेस होगी और खाने पीने का जो उनका सादा खाना पीना होगा। और एक प्रकार से उनको संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। संपत्ति रख सकते हैं लेकिन संपत्ति अनलिमिटेड संपत्ति नहीं रख सकते। वो संपत्ति बिल्कुल कंट्रोल में होगी और उसका कंट्रोल किसके पास में होगा? राज्य के पास में। दूसरा वो कह रहा है परिवार। अभी एक दूसरा जो परिवार का साम्यवाद है प्लेटो का, प्लेटो यहाँ पे कह रहा है कि परिवार का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद। परिवार में किसको शामिल करता है? वो परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। तो प्लेटो यहाँ कह रहा है परिवार में भी क्या होना चाहिए? साम्यवाद। यानी जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है वो परिवार नहीं रख सकता। अगर वो परिवार रखेगा तो परिवार के जो आवश्यकताएं हैं उनका पूरा करना वो अपना नैतिक दायित्व मानेगा। और उस नैतिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए कोई भी वो कार्य कर सकता है। और क्योंकि वो शासक वर्ग है और शासक वर्ग के पास में राजनीतिक शक्ति भी है ना। और राजनीतिक शक्ति के पास अगर उसके पास आर्थिक शक्ति होगी, यानी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ मिल गई तो एक प्रकार से राज्य का फायदा नहीं होगा, राज्य का नुकसान होगा। क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो अर्थ है वो इकट्ठा करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास में परिवार है और परिवार से तो इच्छाएं और वासनाएं बढ़ती हैं। ये कह रहा है कि व्यक्ति जो है शासक और सैनिक वर्ग का, उसको कंचन और कामिनी से दूर रखना है। ये परिवार में भी साम्यवाद रहेगा। ये लोग परिवार भी नहीं रख पाएंगे और परिवार नहीं रख पाएंगे। ये कह रहा है स्त्रियों का साम्यवाद। यूनान में प्लेटो एक पहला विचारक हुआ जिसने किसका समर्थन किया? स्त्रियों का। स्त्रियों को राजनीति में लाने वाला प्लेटो पहला विचारक है। प्लेटो कह रहा है कि महिलाओं की योग्यता और पुरुषों की योग्यता में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, वो दोनों समान हैं। और जो शासक वर्ग में जा सकती है, सैनिक वर्ग में जा सकती है, प्लेटो उनकी चार दीवारी से बाहर निकाल करके स्त्रियों को समानता की बात करता है। क्योंकि वो देखता है कि यूनान में किस प्रकार से महिलाओं के साथ में जो भेदभाव हुआ, उस भेदभाव को मिटाने के लिए वो राजनीति में महिलाओं को लाना चाहता है कि महिलाएं जो चार दीवारी से बाहर निकल के राजनीति में आएँ और अपना जो स्वतंत्र जीवन है वो जिए, यानी स्त्रियों का साम्यवाद की बात करता है। तो अब यहाँ पे बात है कि जब इनके पास में संपत्ति नहीं है, इनके पास में परिवार नहीं है, महिलाओं का भी साम्यवाद हो गया, तो क्या होगा? प्लेटो क्या कर रहा है? प्लेटो कह रहा है कि जो शासक और सैनिक वर्ग होगा, शासक और सैनिक वर्ग ये क्या है? किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? विवेक का। शासक वर्ग किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? विवेक के गुण का। तो वो कह रहा है कि एक योग्य व्यक्ति से किसकी उत्पत्ति होगी? योग्य संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये कह रहा है यहाँ पे जो शासक और सैनिक वर्ग है, इस जो दार्शनिक राजा है उस समय पर आवेदन पत्र लेगा और उन आवेदन पत्रों में विवाह के आयोजन करवाएगा वो, और वो अल्पकालीन विवाह होंगे और उससे एक योग्य संतान की उत्पत्ति होगी। तो राज्य को एक योग्य संतान, एक योग्य नागरिक मिलेगा। इस प्रकार की वो व्यवस्थाएं करता है प्लेटो अपने साम्यवाद में। तो ये अपने प्लेटो के साम्यवाद का बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ अध्ययन किया है, जिससे अपने को बेसिकली क्या है कि इस कॉन्सेप्ट का स्टडी करना है। अगर इसको अपन डिटेल में पढ़ें तो अपन किसी अच्छी रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो अपन ने बात करी वो यहाँ तक है। अपन अब दूसरी बात करते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर और क्या समानताएं हैं, इनका बिल्कुल ब्रीफ में अपन बात करें कि आधुनिक साम्यवाद, एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो का जो साम्यवाद है ये इन दोनों में क्या समानताएं हैं और इनमें क्या अंतर है, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो का साम्यवाद।
तो प्लेटो पश्चिम में पहला विचारक हो जिसने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया। आधुनिक साम्यवाद कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। तो पहला जो ये समानता है कि दोनों ही साम्यवाद व्यक्ति की जगह किसको प्रधानता देते हैं, समाज को। दोनों ही साम्यवादी विचारधाराएं ये किसके अधिकारों की जगह किसकी बात करती हैं, कर्तव्यों की, है ना। अधिकार नहीं, व्यक्ति को ड्यूटी पूरी करनी है, कर्तव्यों की। तीसरा ये कह रहे हैं कि विज्ञान, है ना, कला और साहित्य कला और विज्ञान पर किसका नियंत्रण होगा, राज्य का, यानी राज्य का कला साहित्य और विज्ञान पर नियंत्रण होगा। व्यक्ति की जगह समाज को महत्व मानते हैं और इनका ये मानना है कि जितने भी सामाजिक नियम और कानून हैं या समाज के जितने भी कार्य हैं या समाज के जो भी अच्छे कार्य हैं या जो समाज जिन कार्यों से खुश है उन्हीं में ही व्यक्ति अपनी खुशी ढूंढे, वही कार्य अपना करे, क्योंकि समाज से अलग व्यक्ति के कोई कार्य नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज़्यादा वो बात नहीं करते। समानता होगी। असमानता यहाँ की प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राजनीतिक है और आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है। प्लेटो का साम्यवाद एक वर्ग तक सीमित है, यानी वो संरक्षक वर्ग की बात करता है जिसमें शासक और सैनिक को शामिल करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद क्या है, कंप्लीट साम्यवाद है जिसमें वो किसी वर्ग की बात नहीं करता, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की बात करता है। हाँ जी सर।